प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम बात करेंगे कश्मीरियत का कत्ल। आज आप इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में लगातार गैर कश्मीरियों को मारने की रणनीति अब आतंकियों ने बना ली है। कल गुड़गांव में 2 गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली। वहीं आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को घाटी छोड़ने की धमकी दे दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन से आतंकी बौखला गए हैं। ऐसे में वो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ किया है कि उसने ऐसी कोई इमरजेंसी एडवाइजरी जारी नहीं की जिसमें गैर स्थानीय मजदूरों को पुलिस और सेना के कैंपों में ले जाने का जिक्र किया जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। बिहार सरकार ने दोनों मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बाहरी लोगों को टारगेट किलिंग के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को अगर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर सौंप दें तो 15 दिनों में कश्मीर की हालत सुधर जाएगी। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। इस प्रकार की निंदनीय घटना और साजिश में इस हत्या में शामिल तमाम आतंकवादियों और उनके समर्थकों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। इन सब किसी भी आतंकवादी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत ने हमेशा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है। और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। जो अटैक हुआ है ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, उनके टेररिस्ट की बौखलाहट है। जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, वो जो है कुछ कर नहीं पा रहा है, और दुनिया में अपनी प्रेजेंस बताने के लिए वो टेररिस्ट को यूज़ कर रहा है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। लेकिन ये उसकी जो हारी हुई जो जंग लड़ रहा है, फड़फड़ाहट जो उसकी है, उसी का ये नतीजा है। उसकी भारतीय जो सेना है उसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है। हमारे सुरक्षा बल टेररिस्ट को मार रहे हैं, उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं। जो भी नॉमिनेट होता है कमांडर, उसको मारा जाता है। तो उसी का कारण है कि वो उनको अभी सॉफ्ट टारगेट वो ढूंढ रहे हैं। तो इसी के तहत जो है, जो नॉन लोकल्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो सिख हैं, उन सभी को जो इंडिस्क्रिमिनेटली वो मार रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि उनको उनके निज़ाम तक पहुंचाया जाएगा। उनको जो है ये सबक सिखाया जाएगा, और उनका धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। उसके लिए हमारी सुरक्षा बल लगे हुए हैं। और पिछले 1 हफ्ता में 14-15 जो टेररिस्ट मारे गए हैं, इसी तरीके से बॉर्डर के ऊपर भी जो है, जो जिस तरीके से हम वहाँ के जो उनको घुसपैठ को रोकने के लिए रजौरी पुंछ में भी हमारी सेना और बाकी सुरक्षा बल लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से आ रही आतंकी गतिविधियों की खबरें सोची समझी रणनीति हैं। खुफिया एजेंसियों ने भारत को अलर्ट रहने को कहा है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आईएसआई बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। खबरों के मुताबिक कश्मीर में नया आतंकी संगठन बनाने की कवायद चल रही है। साथ ही वहां गैर स्थानीय लोगों को हिट लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें कश्मीरी पंडित, व्यापारी और मीडियाकर्मी शामिल हैं। ऐसे में 200 लोगों की गाड़ियों के नंबर तक को सूची में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं।
तो आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, उसके बाद ये बात साफ नज़र आ रही है कि ये पूरी सोची समझी साजिश है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से डर का माहौल कश्मीर में बनाने की कोशिश की जा रही है और जो मैसेज देने की कोशिश की दी जा रही है, एक तरफ तो ये साफ हो गया है कि बौखलाहट जो है सेना के ऑल आउट मिशन के तहत वो भी नज़र आ रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे अरविंद सिंह जी। अरविंद जी, आपका स्वागत है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। रविंद्र पंडित जी कश्मीर एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे कश्मीर की स्थिति। सर, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट रवि अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, आपके पास ही आऊँगी और समझना चाहूँगी, जिस तरह से जो स्थिति इस वक्त कश्मीर में बनी हुई है, तो अब ये मैसेज तो कश्मीरियों के बीच में जा रहा है कि सरकार कोई भी हो, मनमानी आतंकवादियों की ही चलेगी, उनको जिसको मन करेगा उसको आकर गोली से उड़ा देंगे। देखिए, सबसे पहले कल जो निर्दोष 2 मजदूरों की हत्या हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। जहां तक बात है सरकार किसी की भी रहे, और आपने कहा कि आतंकवादी सोच रहे हैं या समाज सोच रहा है कि आतंकवादियों की ही चलेगी, ये बात ठीक नहीं है। आतंकवादियों की बिल्कुल नहीं चलेगी। और आपने देखा है पहले की स्थिति में और इस समय की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले कश्मीर में जाना बहुत मुश्किल होता था, तिरंगा कहीं दिखाई नहीं देता था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार ऐलान किया था कि हम श्रीनगर जाएंगे और लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे, तो उस समय तिरंगा फहराना अपने आप में बड़ी चीज़ होती थी। आज हर सरकारी दफ्तर पर, हर चौराहे पर, हर जगह तिरंगा मौजूद है। और कश्मीरी जो समाज है उसका सपोर्ट सरकार को मिला है 370 जाने के बाद, 335A हटने के बाद। और इसी कारण से जो बचे खुचे कश्मीर के अंदर आतंकवादी है वो बौखलाए हुए हैं, उनका आका पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और वो अंतिम लड़ाई, हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और छिट फुट घटना करके वो संदेश देना चाह रहे हैं कि कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं हुई है, अभी भी हमारे कब्जे में है। लेकिन वर्तमान सरकार ने ठाना है कि जब तक एक भी आतंकवादी जिंदा रहेगा कश्मीर के अंदर, ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा। और आप देखती ही होंगी कि जैसे घटना होती है 2 या 3 दिन के बाद उसका जवाब दे दिया जाता है। सरकार जवाब देती रहेगी और तब तक देती रहेगी जब तक अंतिम आतंकवादी मार नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं, संख्याओं की जो जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी। इस बीच कश्मीर में क्या कुछ हालत है, कश्मीर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार का दावा है, लेकिन जो कुछ स्थिति इस वक्त कश्मीर में है, फिर से जो दाग थे, वो पुराने जो आपके घाव थे वो हरे हो गए हैं। जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, उसके बाद क्या आप वापस कश्मीर जाने की सोचेंगे? देखिए, आज की डेट में फिर से 1990 वाली स्थिति बन रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है एक नया संगठन बना रहे हैं, एक नई रणनीति बना रहे हैं। जो टेररिस्ट लोग हैं वो नहीं चाहेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10 से 15% ये ऐसे लोग हैं। सारे लोग इसमें डायरेक्टली मुलविस नहीं है। और जो 10 से 15% लोग हैं जो पाकिस्तान की शहर पे वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अब उनकी एक नई रणनीति है कि जैसे 370 हटने के बाद हमें दिख रहा था फिजा बदल गई, हवा बदल गई। जो वर्तमान सरकार है LG मनोज सिन्हा साहब की, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। कुछ ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कुछ चीजें अभी भी परेशानियां हैं। जैसे कल रात को एक एडवाइजरी जारी हुई है पुलिस की तरफ से, जितने भी नॉन लोकल्स वहाँ पे हैं उनको अपने हेडक्वार्टर्स में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में या लोकल हेडक्वार्टर्स में बुलाने के लिए कहा गया। जी, इस तरह से 1 घंटे बाद रविंद्र फिर जी उसको जो है रद्द किया गया। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने भी हमारे 2 स्थान पे बड़े क्रिटिकल जगह पे हमारे लोग इस टाइम बैठे हैं मंदिरों में, मैंने उनसे बात करी, वो इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि पुलिस का फोन उन पे आया था। DSP साहब ने फोन किया था दोनों जगह कि आप आ जाइए और पुलिस लाइंस में आइए। इसका मतलब है एडवाइजरी थी। तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी कुछ चेंजेस जो है ना, कुछ स्थिरता लानी पड़ेगी। बाकी ये 1990 वाली स्थिति में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिलेक्टेड टारगेट किलिंग्स हो रही है। अब इसमें कश्मीरी पंडित या हमारी सतिंदर कौर को मारा गया, प्रिंसिपल को, ये माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक है और पर्टिकुलरली अब नॉन लोकल्स के ऊपर,
इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए सरकार को, वहाँ की सरकार को और केंद्रीय सरकार को भी। रही बात हमारी कश्मीरी पंडित समुदाय की, हम लोग बिल्कुल उसी तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि अब जो हिट लिस्ट बनी है इसका भी वहां पे वर्णन किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि हिट लिस्ट बनी है, गाड़ियों के नंबर आपके नोट है। तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। कश्मीर उतना ही हमारा है जितना कश्मीर वहाँ के मुसलमानों का है। इसकी जो 1947 से ये करे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 22 अक्टूबर 1947 की वो काली रात जिस दिन कबायली हमला हुआ, तब से ये कहानी बिल्कुल जारी है। तो ये 10-15% लोग करते जाएंगे, पर जो बाकी 85% लोग हैं जिनको वर्गमाली बनाया गया इन 15% लोगों ने, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको सख्त निंदा करनी पड़ेगी, सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं भी खुद स्वयं जाऊंगा जी कश्मीर, हमको सड़कों पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इनके खिलाफ। अब की बार कुछ मस्जिदों से भी आवाज आई है, कुछ मौलवीज ने भी कहा है, कुछ हमारे अच्छे एक्टिविस्ट जो हैं जैसे जुनेद मट्टू है या बाकी लोग हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसके खिलाफ सब आम कश्मीरी इस टाइम बहुत ही रोष प्रकट कर रहे हैं। पर जरूरत इस बात की है कि सरकार भी इनका जो है संज्ञान ले, सख्ती से इनसे निपटा जाए। जो 10-15% उग्रवादी हैं, ये बेस बदल के जो है अब ऐसे ही अफरा तफरी मचाते रहेंगे, क्योंकि ये नहीं चाह रहे कि शांति फिर से घाटी में आ जाए। ये बड़ी क्लियर सी बात है, इनकी सिलेक्टेड टारगेट से पता चल रहा है अफरा तफरी मचाई जाए, माइनॉरिटीज को वहां से फिर से भगाया जाए। बेशक आप बता रहे हैं कि बौखलाहट है वो जो नज़र आ रही है। रवि जी, जिस तरह से जो पूरी स्थिति, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप हमारे साथ हैं, तो पॉलिटिकल जो इस वक्त राजनीति जो हो रही है उस पर आपसे चर्चा करूंगी और फिर कश्मीर की जो स्थिति है उस पर चर्चा करूंगी। क्या कुछ लगता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना देश के लिए हितकारी है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही तय होती है, और अगर इस तरह की बातों पर राजनीति नहीं होगी, हालांकि एक लेवल होना चाहिए, उसके बाद आपको देखना होगा कि देश हित कहाँ आता है, लेकिन अगर सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे इन मुद्दों पर, तो किन मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है जवाबदेही की, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था धारा 370 को हटाने का, और उस फैसले को लेने के बाद से ही पाकिस्तान के अलावा भारत में जो हमारे अलगाववादी नेता हैं और चरमपंथी नेता हैं, जो अपने आप को वजीर आजम बनने का सपना देख रहे थे, उनके सबके सपने चकनाचूर हो गए और वो कहीं बौखलाए हुए घूम रहे थे। उनको कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा था। आज हालात ये बन चुके हैं कि जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बनाई, उसके तुरंत बाद से लगने लगा था कि कुछ ऐसी हरकतें पाकिस्तान करने वाला है। ये आगाह था सरकार के पास, लेकिन सरकार के खुफिया सूत्रों से जब पता चला कि 21 सितंबर को एक मीटिंग होती है जो है पीओके के अंदर, उसके अंदर आईएसआई चीफ लगातार मुलाकात करते हैं वहाँ के जो आतंकी संगठनों के जो लीडर हैं उनके साथ, और वहाँ पे ये तय किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल हालात को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तान अपनी किरकिरी कराना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि अब उसका नाम आतंकवाद में, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है उसका चेहरा, इस समय पे पाकिस्तान बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। उसने नई रणनीति के तहत जो उनके स्लीपर सेल हैं उनके कंधे पे बंदूक रखकर चला रहा है। छोटे हथियारों से ये लोग जाते हैं, क्योंकि पुलिस के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग आतंकवादी, अब तक क्या होता था कि ये आतंकवादियों की मदद करते थे, उनकी सूचना पहुंचाने, उनके साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उनकी मदद करते थे। पर अब वही स्लीपर सेल ये सब वारदातें करें। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 11 लोगों की हत्या की जा चुकी है, और ये इनकी मदद पूरी तरह से वही आतंकी कर रहे हैं। और उनको ना सिर्फ पैसा मुहैया करा जाए, इन स्लीपर सेल्स को सिर्फ इसी चीज़ के लिए तैयार किया गया है। और खासकर आईएसआई चाहती है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर अभी इन हमलों को तेज किया जाए, और इस बात के लिए भारत सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर, जहाँ तक आपने पूछा कि राजनीति होनी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और देश की जो है अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ होता है तो इस्लामाबाद हो चाहे कराची हो, हमारी मिसाइलों से दूर नहीं है। ये बात पाकिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए, और भारत में नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो भारत को सीधा हमला किया जाए और भारत को इस तरह से वो चुनौती देगा, और हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इतनी तवज्जो नहीं दे, क्योंकि उसकी उतनी औकात नहीं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, हालांकि जब हमने देखा कि 2 साल तक
लगाम जो थी एकदम कसी हुई थी। ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ था, घाटी में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, लेकिन अक्टूबर में जो एकदम इस तरह से तेज़ी आई है उसके बाद एक बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि टारगेट किलिंग जो की जाती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हथियार की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको आर्म्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और इसका इफेक्ट जो है वो दोगुना होता है। अब इससे लड़ने के लिए डिफेंस कितनी तैयार है? देखिए, इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा तारीख में ले जाना चाहूँगा जी। कि आप ये देखिए जो ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है, ये एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तोयबा का, और लश्कर ए तोयबा को 1990 में आईएसआई के प्रायोजन से या उसके सपोर्ट से या उसके सानिध्य में इसको एक टेररिस्ट जो तंजीम थी उसको लाया गया। 2002 में इसका नाम बदली कर दिया, जब जैसा आपने खुद कहा कि जब एफएटीएफ का या इस तरह का कोई प्रेशर रहता है तो वो अपना नाम बदल देते हैं, तो इसको दूसरा कोई नाम दिया गया जवाब। तीसरी चीज ये है, देखिए अभी ये एक्टिविटीज क्यों राइज हो रही हैं या क्यों बढ़ रही हैं वादी कश्मीर में, क्योंकि आप ये देखिए आईएसआई के जो सरबराह हैं, जो पहले जनरल फैज थे, जो अफगानिस्तान में भी उनका काफ़ी अहम रोल रहा है, उनका ट्रांसफ़र कर गया है और वो बतौर कोर कमांडर चले गए हैं। उनको ये भी देखा जा रहा है कि वो अगले पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष होंगे। नए जो आईएसआई के चीफ आए हैं जनरल नदीम, वो भी देखिए ये कोशिश करेंगे कि उनकी प्रेजेंस घाटी में दर्ज हो, क्योंकि आईएसआई का काफ़ी अच्छा हाथ है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस तंजीम पे, तो इस तरह की घटनाएं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप 1990 में जाएं, क्योंकि आप ये देखिए जब वहाँ टपलू साहब का जो बीजेपी वर्कर थे, लीडर थे, उनका जब मर्डर हुआ या उनका कत्ल हुआ, उसके बाद नीलकंठ गंजू साहब का जो हाई कोर्ट में जज थे, उनका जो कत्ल हुआ, और अल-सफा में जब इस तरह की खबरें साया हुई, तो ये अगर आप उस बैकड्रॉप में देखते हैं तो ये एक चिंता का विषय है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके लिए। हालांकि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बिल्कुल तैयार है, और जैसा अभी इन्होंने अपना पंडिता साहब ने बताया था कि जो ऑपरेशंस हैं, क्योंकि भारतीय सेना किसी भी इस दहशतगर्द को छोड़ने वाली नहीं है। आपने देखा होगा 24 से 48 घंटे के अंदर उनका खात्मा कर दिया जाता है। बेशक। तो वहां देखिए रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद है। एलईटी की कमर इस तरह तोड़ दी गई है वादी कश्मीर में। आप देखिए, चाहे वो बशीर लश्करी हो, चाहे जुनैद मट्टू हो, उनकी तो लीडरशिप है ही नहीं, वहां कोई लीडरशिप नहीं है एलईटी की। तो वो ये चाह रहे हैं कि अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं, क्योंकि देखिए आईएसआई से आपको पैसा लेना है या हुकूमत पाकिस्तान से आपने पैसा लेना है, तो आपको इस तरह की एक आध फुलझड़ी छोड़नी पड़ेगी वादी कश्मीर में। लेकिन हाँ, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये देखिए एक निंदा का विषय है, मजम्मत मैं करता हूं इसकी, कि आप निहत्ते जो डेली वर्कर्स हैं या कोई खोमचे वाला है या कोई चाट बेच रहा है, आपने देखा अभी जो सुपिंदर कौर का जो हुआ, कितना नेक काम कर रही थी वो जी। उन्हीं दहशतगर्दों के बच्चों को पढ़ाया करती थी, अपनी आधी तनख्वाह उन पर खर्च किया करती थी। तो अगर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं, और जैसा आपने बिल्कुल ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि केवल 15% लोग ऐसे हैं, आप 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, 20 में से केवल 13 या 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां धमकाया जा रहा है, बल्कि 5 ही डिस्ट्रिक्ट उसमें ऐसे हैं जहां दहशतगर्दी का वर्चस्व है जी। लेकिन भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है उसमें बिल्कुल इनकी कमर तोड़ दी गई है, और इस तरह की जो भी हरकतें होंगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, आप अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मैं अरविंद जी के पास रुक करूंगी जी। जैसे अपने डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, दहशतगर्दी केवल कुछ जिलों में है, जम्मू के जितने हमारे 10 जिले हैं उसमें नहीं है। पर मैं समझता हूँ, जो मैं ज़मीनी हकीकत देख के आया हूँ, पिछले महीने वहीं रहा था मैं, 5 जिला मैंने भी कवर किए अलग अलग इवेंट्स पे जी। वहाँ लोग आजकल निर्भर है जी नॉन लोकल्स पे। मैं देख रहा हूँ जो हमारे यूपी और बिहार के भैया हैं वहाँ पे, खास तौर पे बडगाम जिला, श्रीनगर जिला, जितने वहाँ पे जो है ईंट के भट्टे लगे हुए हैं, या जितने भी वहाँ पे
जो चल रहा है कारीगरी का काम, ये सब डिपेंडेंट हो गए। इसका बैकलैश जरूर होएगा। आम आवाम जो है वो नहीं चाहेगी कि ये सब वर्कर्स जो हैं, स्किल्ड वर्कर्स, ये वहां से भाग जाए। इन 85% जो मैं कह रहा हूं, जो एटलीस्ट नॉर्मल है, मैं नहीं कहूंगा वो प्रो इंडियन है या प्रो पाकिस्तान है, जो नॉर्मल कश्मीरी मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और वो जरूर बैकलैश करेंगे इस बात पे, क्योंकि आज की डेट में कश्मीर में इवन घर घर में हाउसमेड तक भी बिहार या बंगाल से 1 लाख के आसपास जो है वहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं, जो गैर जम्मू कश्मीर के हैं। और कहीं ना कहीं अरविंद जी, आपसे समझना चाहूँगी, जम्मू कश्मीर की स्थिति इस वक्त बहुत ख़राब है, क्योंकि पहले जो इंडिया में लॉकडाउन की बात की जाए, उससे पहले ही 2019 में वहाँ पर जो स्थिति थी हमने देखा, उससे जो है इकोनॉमी की जो है वो कमर टूट गई। उसके बाद सरकार पर भरोसा दिखाया। आपने उस बहादुर बेटी को भी सुना जिसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली मारने से हम डरने वाले नहीं। आपने उन वीर सैनिकों की माओ को भी सुना, उन बहनों को भी सुना, जिन्होंने अपने देश के लिए जो कुर्बान हो गए, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, और सरकार पर बार बार उम्मीद जता रहे हैं। क्या सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है? देखिए, कश्मीर में सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है और बखूबी निभा रही है जी। पहले की स्थितियों में और आज की स्थितियों में जमीन और आसमान का अंतर है जी। अब वहां पर कोई बड़ा आतंकवादियों का गैंग नहीं है, कोई साम्राज्य नहीं है। अब कुछ स्लीपर सेल के कुछ लोग या छुटपुट कुछ लोग छुपे हुए हैं जो अपनी इन घटनाओं के द्वारा प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इस मंच पे एक दूसरी बात रखना चाहता हूँ जी। देखिए, जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबको टीम भावना के रूप में बिहेव करना चाहिए और टीम इंडिया के रूप में दिखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विपक्ष के नेताओं से आपके मंच के द्वारा जी। कि क्या बाकी इशूज पे जो जितनी संवेदनशीलता वो दिखाते हैं, कश्मीर में जब मजलूमों की और जब गरीबों की और हिंदुओं की हत्या होती है तो उतनी ही संवेदनशीलता दिखाते हैं क्या? जब लखीमपुर खीरी में एक घटना होती है तो लगता है पहाड़ टूट गया। वहां जो लोग मारे गए थे उनको कांग्रेस कहती है 50-50 लाख रुपए देंगे। ठीक है, आप दीजिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो कश्मीर में जो दलित हिंदू मारे गए हैं, जो मजदूर बेचारा मारा गया है, क्या उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी कल आज घोषणा करेगी कि 50 लाख रुपए देगी? राहुल गांधी जी और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश जाने के लिए बहुत व्यग्रता दिखाते हैं, लेकिन कश्मीर में जब कोई घटना होती है तो उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है, उनके आंसू क्यों सूख जाते हैं? तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, कुछ जैसे कांग्रेस है या महबूबा मुफ्ती है, इन लोगों का जो सेलेक्टिव बिहेवियर है वो भी इस राह में एक बहुत बड़ा आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप भी तो कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस तरह से आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश सर, आपने बुलाया ना बात करने के लिए, महबूब मुफ्ती का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो पीओमओ से इन्विटेशन भी तो गया है उनसे बातचीत करने के लिए। क्यों उनको नजर, अगर आपको शक होता है कि वो इस तरह के काम करेंगी, तो उनको क्यों खोल दिया गया? अगर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया था तो उसके बाद उनको बातचीत के लिए क्यों बुलाया गया? देखिए, जब हमने स्टेप लिया उसी समय हमने कहा कि इस समय हम कड़ाई बरत रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट कड़ाई नहीं रहेगी। इंटरनेट बंद होने पे जो लोग छाती पीट रहे थे, आज मजदूरों की जो हत्या हुई है कश्मीर में हिंदुओं की, उस पर उन लोगों के मुंह में दही जम गया है। सर, क्या करना है उन लोगों को? आम आदमी ने आपको चुना है, उन लोगों को नहीं चुना। इसलिए सरकार हर वो काम करेगी जो देश के लिए और कश्मीर के लिए जरूरी है। सरकार जब कोई डिसीजन ले रही है तो भारतीय जनता पार्टी के हितों को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि देश के हितों को ध्यान में रख के वो डिसीजन लेती है। और देश हित में जिससे भी बात करना जरूरी होगा उससे सरकार बात करेगी, और जिसको भी अंदर करना जरूरी होगा उसको अंदर करेगी। ठीक है, विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि वो काम कर रही है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है इस वक्त, अगर धारा 370 हटाई जा चुकी है, इस वक्त अगर बात की जाए तो आर्मी की प्रेजेंस जो जम्मू कश्मीर में है, लॉकडाउन रहा था उसके बावजूद, जो स्लीपर सेल की बात करें या पाकिस्तान से जो सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने अपना कनेक्शन बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी चूक थी जो हम पहचान नहीं पाए और इनको पकड़ नहीं पाए। देखिए, नहीं, धारा 370 के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं कश्मीर में। देखिए, मेरी बुनियादी तालीम श्रीनगर में हुई है, अमर सिंह कॉलेज से मैंने वहाँ पढ़ाई की है। तो मैंने 3 टेन्योर कश्मीर में किए हैं, तो कश्मीर मेरे काफ़ी नज़दीक है। मैं वादी को रग रग से जानता हूँ।
तो जब से धारा 370 हटाई गई है तब से वादी में काफी इंप्रूवमेंट आया है। आपने खुद ही कहा, देखिए करीब 1 लाख इस तरह का वर्कर है वहां, और अगर वो 1 लाख वर्कर वहां है या ईंट के भट्टों में काम कर रहा है या वो किसी सनत में काम कर रहा है या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है या एप्पल इंडस्ट्री में या हॉर्टिकल्चर में काम कर रहा है, तो वो जो वादी है उसकी जो डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहा है। बेशक ये तो बहुत ही एकदम कायराना समय की हरकत कमी है। मैं आपसे छोटा रिएक्शन चाहूंगी, क्या हमारी चूक हुई है, इंटेलिजेंस में चूक हुई है जो हम इस तरह की घटनाओं को पकड़ नहीं पाए? देखिए, इंटेलिजेंस में चूक नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है या जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, देखिए सशस्त्र सेनाएं उस इंटेलिजेंस पे काम करती हैं जो हार्ड इंटेलिजेंस हो, क्योंकि जो कोलेटरल डैमेज होता है वो काफी होता है। तो हम ये नहीं चाहते कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो, तो इनिशिएटिव जो दहशतगर्द है उनके पास होता है। तो जब हार्ड इंटेलिजेंस होती है तभी हम एक्शन लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कोई कोलेटरल डैमेज हो, कोई अननेसेसरी कोई सिविलियन मारा जाए। जी मैं रविंद्र जी का भी रिएक्शन चाहूंगी, लास्ट 30 सेकेंड्स। सर, समझना चाहूंगी कि सरकार से क्या कुछ उम्मीद रख रहा है कश्मीर निवासी? नहीं, सरकार जो वर्तमान सरकार है इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे करना चाहिए। पर ये जो बीमारी है 1947 से है, इसमें माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए, जो आम कश्मीरी है वहां पे वो भी देखना बहुत जरूरी है। उनकी भी अपनी स्ट्रेटजी जो 10 से 15% उग्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहे। हमारे इंटेलिजेंस फेलियर्स भी अभी रिसेंटली दिख रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ये सिलेक्टेड टारगेट्स का जो इन्होंने नया एक षड्यंत्र रचा है, एक नई एक प्लानिंग रची है, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि इसमें आप घर घर सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसमें घर घर मोहल्ले मोहल्ले में जाके ये नहीं कर सकते। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पे, onus lies on the majority community to accommodate all minorities। minorities की भी वहाँ पे उतनी ही जरूरत है। और बाद में मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के बिना, लोकल्स के बिना, जैसी वहाँ टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, बिना कश्मीरी पंडित्स के कश्मीर का सलूशन पॉसिबल नहीं है। इस वर्ष हम 8,500 से बढ़कर 26,000 हो गए। समय की कमी है, लेकिन आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर पहुंच रहा है। रवि जी, आपसे भी माफी चाहूंगी, मैं आपके पास आ नहीं पाई। आप सब हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। अरविंद जी आपका धन्यवाद, रवि जी आपका धन्यवाद, विनोद जी आपका धन्यवाद, और रविंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का ताज है, और इस ताज पर अगर कोई भी नजर डालेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सभी लोगों को जरूरत है कि इस वक्त सरकार के साथ खड़े हों और इस मुद्दे पर जमकर लड़ाई करें। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा अपना।